नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 17 के करंट अफेयर के बारे में। चलिए देखते हैं दिसंबर 17 के लिए देश, दुनिया और प्रदेश में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारी आज की सुर्खियां हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यूनेस्को ने भारत के लिए 2020 शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की। फिर हम देखेंगे डॉक पे ऐप के बारे में, देखेंगे किसने लॉन्च किया है। इसके बाद देखेंगे कजाकिस्तान अपना 29वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। फिर जानेंगे लोसार त्योहार के बारे में, जानेंगे कहाँ मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है ये। इसके बाद देखेंगे विजय दिवस, जो कि कल 16 दिसंबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। फिर जानेंगे भुवनेश्वर राउरकेला, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, 2023 के पुरुष हॉकी विश्व की मेजबानी दी गई है। और अंत में डिस्कस करेंगे हम लोग वन लाइनर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हमारी पहली खबर मानव विकास रिपोर्ट 2020 इससे जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया है। तो हमें नाम याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसने क्या जारी किया है? मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। ये प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। इस वर्ष के रिपोर्ट में भारत को 189 देशों की सूची में 131वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो हमें भारत की रैंक याद रखनी है। भारत की रैंक कितनी है? 131 रैंक है भारत की, ठीक है। रैंक काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रैंक और जारी करने वाली एजेंसी, ठीक है। जारी करने वाली एजेंसी कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भारत को क्या रैंक दी है इसने मानव विकास रिपोर्ट में? तो 131वीं रैंक दी है, इसमें कि भारत का स्कोर है 0.640, ठीक है। तो भारत का स्कोर ये है। और भारत पिछले वर्ष से एक स्थान नीचे खिसका है। तो भारत का पिछली वर्ष स्थान था 130वां, जबकि इस वर्ष भारत का स्थान है 131वां। इस वर्ष की जो रिपोर्ट है उसकी थीम है मानव विकास और मानव विज्ञान, ठीक है। तो हमें थीम भी याद रखनी है, एग्जाम में अक्सर थीम पूछी जाती है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की क्या थीम थी। तो हमें याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट की थीम थी मानव विकास और मानव विज्ञान, ठीक है। ये रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी की गई थी। और उसके जारी करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अहमद सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक का। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बार की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की। इस बार में नंबर 1 स्थान तथा रैंक 1 मिली है नॉर्वे को, जो कि यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये भी यूरोपियन कंट्रीज है, इनको दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। और हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, जो कि क्रमशः चौथे, पांचवें, छठे स्थान पर रहे हैं। भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान 85वें और 154वें स्थान पर रहे क्रमशः। इसके बाद इस सूचकांक को बनाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिभक्ति आय। ये कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 8 है। और मात्र मृत्यु अनुपात कितना है? 174 है। ये प्रति 1 लाख जनसंख्या पे निकाला गया है। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या तकरीबन 74% है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस रिपोर्ट की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है, यूनेस्को ने भारत के लिए 2020 शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। याद रखना, शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? यूनेस्को ने जारी की। इस बार की रिपोर्ट का जो मेन पॉइंट था, मेन हाईलाइट थी, वो थी भारत में टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान केंद्रित किया गया। इस बार बताया गया कि भारत में टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन जो है उसकी स्थिति काफ़ी खराब है। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इस लायक नहीं बन पाते हैं कि वो जॉब मार्केट में उतर सकें। उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती हैं अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट्स लेने के बाद कि वो सही से दुनिया की जॉब मार्केट में कम्पीट कर पाएँ। इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया? इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ मिलकर तैयार किया है। तो देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है इस जगह पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि सतत विकास SDG के लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मेंशन किया गया है। इसमें कहा, SDG में कहा गया है कि हर देश को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए कि वो अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, जिससे कि उनका विकास हो सके, ठीक है। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बातें मेंशन की गई हैं, जिनको मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है। इस रिपोर्ट में उन्होंने 10 सिफारिशें की हैं, जिनको अलग से आपको वीडियो बना के समझाया जाएगा। हालांकि एक मेन बात जो उन्होंने कही है कि भारत को अपनी मूर्त और आमूर्त संस्कृति को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि मूर्त और आमूर्त संस्कृति पर्यटन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करती है। इसलिए हमें जो है इनका संरक्षण यथा समय करना चाहिए, जिससे कि हम जो है एक आजीविका के साधन को बचाए रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है डाक पे ऐप। तो डाक पे ऐप किसने लॉन्च किया है इसे? तो भारत के डाक विभाग ने और भारतीय डाक भुगतान बैंक, जिसका नाम है IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने मिलकर डाक पे ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप डाक विभाग में जाके या डाकघर में जाके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या वित्तीय
प्रोसेस करते थे, अब आप उनको इस ऐप के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि डाक खाना आज भी भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा साधन है। लोग डाक खाने में ही अपने खाते खुलवाते हैं, अपनी आरडी वगैरह खुलवाते हैं। तो अब वह लोग बिना डाक खाने जाए फोन के माध्यम से अपने सारे फाइनेंशियल काम कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, ये ऑनलाइन बैंकिंग में काफ़ी अच्छा मददगार साबित होगा। तो कुछ बातें भारत के डाक विभाग के बारे में। तो भारत के डाक विभाग का गठन कब हुआ था? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में डाक विभाग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? इसका मुख्यालय भारत की नई राजधानी नई दिल्ली में है। वर्तमान यह संचार मंत्रालय के तहत काम करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के वर्तमान संचार मंत्री कौन है। अब कुछ बातें भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में। तो भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB, इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का भुगतान बैंक है जो कि डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। किस तरीके से संचालित होता है? डाकियों और डाकघर के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें थी डाक ऐप के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, कजाकिस्तान अपना 29वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कौन सा 29वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो कजाकिस्तान किससे स्वतंत्र हुआ था? कजाकिस्तान सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत गणराज्य जो था उससे स्वतंत्र हुआ था। कब? 1991 को, 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र हुआ था। देखिए मैंने अभी मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए अपने एक कॉपी पे। 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से कजाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। और ऐसा स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला सोवियत गणराज्य के जो भी देश थे उनमें वह अंतिम था। और नूर सुल्तान नजरबायोव वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो वर्तमान में कजाकिस्तान दुनिया के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों में है क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं और एनर्जी के, और इसके अलावा वहाँ पे नेचुरल गैस के भी भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और इस कारण से वह आर्थिक केंद्रों में से एक है, विश्व के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से कहा जाए तो। और भारत के साथ उसके काफ़ी अच्छे व्यापार के रिश्ते हैं। ठीक है, तो कजाकिस्तान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। यह मध्य एशिया का राष्ट्र है। ठीक है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। आप यहाँ इसकी नक्शे में देख पा रहे होंगे, ये सारी कंट्रीज जो कलर्ड हैं, ये सभी कंट्रीज को बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज या मध्य एशियाई राष्ट्र। आप सब देख सकते हैं कजाकिस्तान सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। टोंग इसकी मुद्रा है। इसकी सीमाएं किन किन राष्ट्रों से लगती हैं? तो इसकी सीमाएं रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरल सी, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी से लगती हैं। और कसीम जोमात टोकायव वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और अस्ताना वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये कुछ प्रमुख बातें थी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, लोसार त्योहार। कहाँ मनाया जा रहा है लोसार त्योहार? लोसार त्योहार लद्दाख में मनाया जा रहा है। लद्दाखी लोग इसे नौ वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और अगले 15 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। इस दौरान लद्दाखी लोग विशेष प्रकार की पूजाएं करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, ड्रैगन का मास्क पहन के ये लोग नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, हाईलाइट की हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसे लद्दाखी या तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये और लद्दाखी लोगों का ये सबसे प्रमुख अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष के रूप में चित्रित किया जाता है। और मेथो, देखो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है मेथो। मेथो क्या है? लेह के पास में एक मॉनेस्ट्री है, मतलब बुद्ध लोगों का एक पवित्र स्थल है। वह इस पूरे त्योहार का प्रमुख केंद्र होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस लोसार त्योहार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, विजय दिवस 16 दिसंबर। ठीक है, तो विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत जब विजयी हुआ था तो उस दिन को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस वर्ष भारत विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर क्या हुआ है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक उत्सव शुरू करने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल जलाया। इसके अलावा इन्होंने 4 जीत जो भारत ने जीती है अभी तक, 4 युद्ध, उनके लिए 4 मसालों का प्रज्वलन किया। और इन मसालों को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र के जो पुरस्कार विजेता थे उनके गांवों तक ले जाया जाएगा। और इसके अलावा इस वर्ष को, मतलब इस वर्ष 16 दिसंबर से अगले वर्ष 16 दिसंबर तक के समय को भारत सरकार ने स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में ऑपरेशन ट्राइडेंट को कवर किया था। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट इसी समय चलाया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी भारत की विजय की। ठीक है, कुछ बातें देखिए यहाँ विजय दिवस के लिए मैंने अलग से मेंशन की हुई है। यह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के में भारत के विजय के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है।
इस दिन क्या हुआ था? इस दिन पाकिस्तान का जनरल नियाजी जो था उसने ढाका में भारतीय सेना के समक्ष 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी दिन को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो कुछ रोचक बातें देखिए मैंने नीचे लिखी हुई है। क्या है? 1971 के युद्ध में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जो वीर सैनिक हमारे शहीद हुए, उनके सम्मान में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास में अमर जवान ज्योति का निर्माण करवाया गया। तो आप लोग कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा आपने अमर जवान ज्योति को, ठीक है, जिसका उद्घाटन कब हुआ था अमर जवान ज्योति का? तो 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर है भुवनेश्वर राउरकेला 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेंगे। तो भुवनेश्वर राउरकेला कहाँ स्थित है? दोनों उड़ीसा राज्य में स्थित है और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तो ये क्या करेंगे? 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन करेंगे। तो हमें 2023 याद रखना है, पुरुष हॉकी विश्व कप याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर राउरकेला में, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि ये दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं, उड़ीसा जो है लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन कर रहा है। देखिए मैंने फैक्ट मेंशन किया हुआ। इसके अलावा कुछ बातें देखिए यहाँ मेंशन है पुरुषों के HIF हॉकी विश्व कप के बारे में। तो अगला विश्व कप 2023 में होगा, जो कि विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी विश्व कप की? तो 1971 से इस विश्व कप की शुरुआत हुई थी। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप था, इसकी मेजबानी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, इसने की थी। और यूरोपियन देश बेल्जियम ने उस विश्व कप को जीता था, ठीक है। अगली अंत में देखते हैं हम लोग वन लाइनर। सबसे पहला वन लाइनर क्या हमारा? भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी IMS और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शिलोंग में उष्णकटिबंधीय मौसम पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है कहाँ आयोजित कर रहे हैं? शिलोंग में। किस पे? ये संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या है? उष्णकटिबंधीय मौसम, ठीक है। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये तेलंगाना राज्य की जो हाईकोर्ट है, इसकी पहली चीफ जस्टिस होंगी। हालांकि तेलंगाना राज्य अभी काफी नया है, 2014 में ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। हमें नाम याद रखना है, जस्टिस हिमा कोहली कहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बन रही है? तेलंगाना राज्य की बन रही है। इसके बाद अगली खबर है भारत सरकार देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया मिशन शुरू कर रही है। तो ब्रांड इंडिया मिशन का संबंध किस चीज से? देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने से है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारत की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और नीति आयोग इसका अगुवा है, ठीक है। अगली खबर है हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पहली बार हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो क्या होता है? हिमालयन सीरो सुअर और गधे के बीच की एक प्रजाति है, ठीक है। तो इसे देखा गया अभी हाल ही में। ये IUCN की जो रेड लिस्ट है ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, और इसमें क्या है? ये वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो भारत सरकार की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिए हिमालयन सीरो। अगर एग्जाम में आता है कि हिमालयन सीरो को रेड लिस्ट IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है, तो वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर 1972 की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में आता है किस सूची में रखा गया है, तो उसको अनुसूची 1 में रखा गया है। अगली खबर है कि हाल ही में फ्रांस ने फ्रांसीसी संविधान में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है। उसका कारण यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने हाल ही में कहा कि फ्रांस को पेरिस समझौते के तहत जिन कदमों को उठाया जाना चाहिए था, फ्रांस ने उतने कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए अब जरूरी है कि देश की जनता से इस चीज की परमिशन ली जाए। अगर देश की जनता कहती है कि हाँ इस दिशा में और कदम उठाए जाने की जरूरत है, तो और कदम उठाए जाएंगे। अगली खबर है हमारी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। तो हमें योजना का नाम याद रखना है, YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना। कहाँ किस राज्य संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। एक बार आप याद कर लीजिए कि YSR नाम से कोई भी योजना एग्जाम में आ जाए, आप आंख बंद करके आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं, क्योंकि YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता हैं, ठीक है। इसके अलावा साल 1959 में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले पहलवान श्रीपत खाचनाले का 86 वर्ष की उम्र में निधन होगा। अगर एग्जाम में आता है तो हाल ही में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस पहलवान का निधन हुआ? किसका? श्रीपत खाचनाले का, ठीक है। अंत में रूस ने अंगारा E5 हैवी लिफ्ट रॉकेट लॉन्च किया है। किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने। कौन सा रॉकेट? अंगारा E5 हैवी लिफ्ट रॉकेट। अक्सर पेपर में रॉकेट या स्पेस शिप का नाम पूछ के देता है कि किस देश से संबंधित है ये, तो हमें याद रखना है अंगारा E5 हैवी लिफ्ट रॉकेट रूस से संबंधित है। चलिए आज के करंट अफेयर थे। चलिए आपसे मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको
यथा समय हमारी वीडियोस मिलती रहें।